हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो वेलकम बैक टू द थर्ड सेशन ऑफ आवर 12th कॉमर्स एलिमेंट ऑफ अकाउंटेंसी पार्ट 2, फर्स्ट चैप्टर शेयर कैपिटल. नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अलग अलग तरह के शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ा था. इफ यू रिमेंबर, ये ऑलरेडी आई हैव सेव्ड फॉर यू. वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑथोराइज्ड कैपिटल, जो कि क्या होता है, विच इज द सीलिंग लिमिट ऑफ द कंपनी. ठीक है, इससे ऊपर कभी भी शेयर्स कंपनी इश्यू नहीं कर सकती है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. लेकिन एक्सेप्शन है, अगर वो एक रेजोल्यूशन पास करे तो वो ऐसा कर सकती है. इश्यूड कैपिटल क्या होता है कि आउट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल कितने आपको पैसे चाहिए उतने ही शेयर्स आप इश्यू करते हो. ठीक है, अगर आपको अभी 10 लाख रुपए चाहिए तो आप पूरे के पूरे 1 लाख शेयर इश्यू कर दोगे. द सेम एग्जांपल्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड विद यू इन द लास्ट सेशन नंबर 2. उसके बाद आता है सब्सक्राइब कैपिटल. सब्सक्राइब कैपिटल में क्या होता है कि जो शेयर आप इश्यू करते हो वो पीपल परचेज करते हैं, दैट इज परचेज्ड बाय द पब्लिक. सो आइदर द इश्यू इज अंडर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब और इक्वल सब्सक्राइब. मतलब अगर मान लो मैंने 50,000 शेयर इश्यू किए हैं तो 50,000 शेयर का सब्सक्रिप्शन हुआ है तो वेल एंड गुड. ज्यादा हुआ है, 50,000 से ज्यादा 60,000 का हुआ है, तो द रेस्ट 10,000 which I have received, I will refund it, I will reject it. और अगर मुझे 50,000 से कम का मिला है, फॉर एग्जांपल 40,000 का मिला है, तो मैं फिर उतने ही शेयर्स जो है इश्यू कर पाऊंगा. उसके बाद है कॉल्ड अप कैपिटल. कॉल्ड अप कैपिटल में क्या होता है कि हो सकता है कि जो 10 रुपए का शेयर है, आपने जो 10 रुपए में इश्यू किया है, हो सकता है वो पूरा पैसा आप एक साथ नहीं मंगवा रहे. आपने पहले 4 रुपए मंगाए विद एप्लीकेशन, 3 रुपए मंगवाए विद जब आपने शेयर अलॉट किए, और 3 रुपए मंगाए जब आपने उसका फाइनल कॉल मंगवाया. मान लो ये जनवरी में, ये जुलाई में, ये दिसंबर में. ठीक है, तो इस हिसाब से आपने कॉल अप किया. कॉल मतलब जितना पैसा आपने मंगवाया. तो अनकॉल्ड मतलब वेरी सिंपल, जो पैसा आपने नहीं मंगाया. से फॉर एग्जांपल आपने जनवरी में 4 रुपए ही मंगवाए, तो आपका जनवरी में कितना अनकॉल्ड हुआ? 6 रुपए. फिर जुलाई में आपने और 3 रुपए मंगाए, तो अनकॉल्ड था 6 रुपए, उसमें से 3 रुपए मंगाए, तो अभी भी 3 रुपए अनकॉल्ड है. और फिर जब लास्ट दिसंबर में आपने 3 रुपए मंगाए, तो अब तुम्हारा अनकॉल्ड क्या हो गया? 0 हो गया. मतलब ऐसा कोई भी अमाउंट नहीं है जो अनकॉल्ड है. अनकॉल्ड मतलब जो मंगवाया नहीं है हमने शेयर होल्डर्स के पास से बेटा. उसके बाद आता है पेड अप कैपिटल. पेड अप कैपिटल में क्या होता है कि जितना आपने कॉल्ड अप किया है उतना अगर आपके शेयर होल्डर्स ने आपको दे दिया है तो वो पेड अप है. अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि 4 रुपए आपने मंगवाए हैं लेकिन लोगों ने आपको 3 रुपए, किसी ने 3 रुपए दिए, तो अभी भी 1 रुपी इज अनपेड. ठीक है, अभी भी 1 रुपया जो है वो अनपेड है. सो बेटा, इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में ही है, विच इज ऑन पेज नंबर 13. टेक्स्ट बुक में ही एक सम है विच इज ऑन पेज नंबर 13. वो सम मैं आपको करवा रहा हूँ. ठीक है, ये सम एक्चुअली में आपको ये समझाएगा कि ऑथोराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप में क्या डिफरेंस है. So the authorized capital of a limited company is divided into 25 lakh equity share of rupees 10. So if I talk about authorized share capital, अगर मैं बात करूं authorized equity share capital, so the authorized equity share capital is 25 lakh shares. कितने shares? 25 lakh shares at the rate of rupees 10. So अगर मैं ऑथोराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट की बात करूं तो 25 लाख इंटू 10, दैट कम्स टू 2 crores 50 lakh rupees. 2.5 करोड़ रुपए तुम्हारा ऑथोराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल है. ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं. आउट ऑफ दिस, मतलब ये 25 लाख शेयर्स में से कंपनी ऑफर्ड 20 लाख इक्विटी शेयर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन. सो बेटा, इसे हम क्या कहेंगे? जैसे ये 25 लाख तुम्हारे ऑथोराइज्ड कैपिटल है, कंपनी ने 20 लाख ऑफर किए हैं, इसका मतलब तुम्हारा जो इश्यूड इक्विटी शेयर कैपिटल है वो कितना है? 19 लाख शेयर्स का. सॉरी, 20 लाख शेयर्स का. आई एम सॉरी, इट इज 20 lakh shares of rupees 10 each. So 20 lakh shares
at the rate of ₹10. So my issued capital is 2 crore rupees. 2 करोड़ रुपए तुम्हारा issued capital है, मतलब अभी भी आपने 5 लाख शेयर्स इश्यू मार्केट में किए नहीं है। आगे उन्होंने ऐसा बोला है, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 19 लाख इक्विटी शेयर्स अगेंस्ट द पब्लिक सब्सक्रिप्शन। सो दिस इज सब्सक्राइब्ड इक्विटी शेयर्स। सो सब्सक्राइब्ड इक्विटी शेयर कैपिटल की अगर हम बात करें तो हमने इश्यू किए थे 20 लाख, उसमें से लोगों ने सब्सक्राइब किए कितने? 19 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। मतलब 1 करोड़ 90 लाख रुपए जो है वो आपके पास आएंगे इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो सब्सक्राइब कैपिटल इज 1 करोड़ 90 lakhs। कंपनी कॉल्ड अप total 8 rupees per share and all the called up amount were received. So next is called up capital. So बेटा जैसे मैंने बताया, कॉल्ड अप मतलब कितना पैसा आपने मंगवाया है। तो आपने कितना पैसा मंगवाया है? एक शेयर के पीछे आपने 8 रुपए मंगवाए हैं। ठीक है, सो आपके ऑब्वियसली किस पे गिनेंगे हम लोग? 19 लाख पे गिनेंगे कि 20 लाख पे गिनेंगे? हम गिनेंगे 19 लाख पे। क्यों? आपने इश्यू 20 लाख किए लेकिन लोगों ने परचेज कितने किए हैं? 19 लाख। तो 19 लाख शेयर पे बेटा आप लोगों को 8 रुपए मिलेंगे। सो 19 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹8। सो जब आप 19 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 1 crore 52 lakh rupees. This is your called up capital. अच्छा, अब सब में पूछा नहीं है लेकिन अगर मुझे बताना हो कि अनकॉल्ड अप कैपिटल कितना, ठीक है, ये कॉमन सेंस हो जाएगा कि अनकॉल्ड अप इक्विटी शेयर कैपिटल अगर मुझे ढूंढना है, इफ आई हैव टू फाइंड आउट अनकॉल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल। अनकॉल्ड का मतलब क्या? कि जो पैसा हमने मंगवाया नहीं है। तो बेटा हमने 19 लाख शेयर्स पर कितने रुपए नहीं मंगवाए हैं? 2 रुपए नहीं मंगवाए हैं। सो 19 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 38 लाख रुपीस। कितने? 38 लाख रुपीस। नाउ इफ यू टोटल दिस टू, अगर आप कॉल्ड अप कैपिटल और अनकॉल्ड अप कैपिटल इन दोनों को प्लस करोगे तो तुम्हें टोटल सब्सक्राइब कैपिटल की अमाउंट मिलेगी। देख लो, चेक कर लो। तो सब्सक्राइब कैपिटल इज नथिंग बट योर कॉल्ड अप कैपिटल प्लस अनकॉल्ड अप कैपिटल। इन दोनों का टोटल करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। ठीक है, एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको वो सम समझ में आया, ऑथोराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल का। सो ये हमने लास्ट लेक्चर में, आई मीन लास्ट सेशन में वी हैव सीन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स, ऑथोराइज्ड, इश्यूड, उसके हमने सम्स भी देख लिए, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप, पेड अप किसे कहते हैं, और उसके हमने सम भी अभी जस्ट देखा। नाउ वी आर प्रोसीडिंग फर्दर विथ आवर थियोरेटिकल एस्पेक्ट। सो व्हाट इज नाउ द रिजर्व कैपिटल? ठीक है, रिजर्व कैपिटल का मतलब ये है व्हेन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी feels that the called up capital is sufficient for the requirement of the business and no further capital is required in future, the uncalled capital is converted into reserve capital. जैसे लास्ट सम में हमने देखा कि 38 लाख रुपीस was our uncalled up capital in the last that illustration from your textbook, कि अभी भी 38 लाख रुपीस मंगवाने बाकी है। अब मान लो कि कंपनी ये सोचती है कि अभी मुझे ये 38 लाख की जरूरत नहीं है, अब ये पैसे नहीं मंगवाने हैं, तो कंपनी इसका क्या क्रिएट कर देती है? रिजर्व कैपिटल क्रिएट कर देती है। कंपनी शोज दिस 38 लाख रुपीस एज रिजर्व कैपिटल, मतलब ये वो कैपिटल है कि अभी मंगवाना बाकी है, स्टिल वी हैवंट कॉल्ड अप दिस अमाउंट। ठीक है, स्टिल इट इज अनपेड, अभी तक हमने मंगवाए नहीं है।
ठीक है, तो उसे हम लोग रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। और ये कैसे करना होता है? बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। कैपिटल सो रिजर्व्ड इज कॉल्ड रिजर्व्ड कैपिटल। इस तरह से जब हम कोई अनकॉल्ड अमाउंट को रिजर्व करके रखते हैं तो उन्हें हम कहते हैं uncalled capital or reserved capital. So you can see this is the classification diagram as you all can see. Issued capital and reserved capital. Reserved capital मतलब जो हमने अभी तक मंगवाया नहीं है, ये uncalled capital को हम क्या कर देते हैं, जो रिजर्व बना देते हैं। So issued capital में से subscribed capital निकलता है, subscribe has called up and uncalled up, called up में से क्या निकलता है, paid up capital. So this we have already seen. अब बेटा एक बात का और ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। अब आप देखो इसमें खाली नाम का ही इंटरचेंज है। व्हेन यू से कैपिटल रिजर्व इट मींस समथिंग एल्स इन अकाउंटेंसी, एंड व्हेन यू से रिजर्व कैपिटल it means related to share capital, and capital reserve is related to the capital profit of the company. So let us see what is the meaning of capital reserve, because many times such questions can be asked. So what is a capital reserve? The reserve which is created out of the capital profits which are not earned in the normal course of business is called capital reserve. अब मुझे ना बहुत लोग पूछते हैं स्टूडेंट्स के, सर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है ना? हमने हमारा अकाउंट्स का कोर्स सुना है, स्टैट्स का कोर्स सुना है, ये नॉर्मल कोर्स क्या होता है? नॉर्मल कोर्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो मेरा बिजनेस है मोबाइल खरीदना और बेचना, तो मोबाइल खरीदने और बेचने से मुझे जो प्रॉफिट होता है उसे मैं कहता हूं रेवेन्यू प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि वो मेरा बिजनेस है, और मोबाइल खरीदने और बेचने से जो मुझे प्रॉफिट होता है उसे मैं कहूंगा रेवेन्यू प्रॉफिट, क्योंकि मेरा बिजनेस वो है। लेकिन मान लो कि मेरा बिजनेस मोबाइल खरीदने और बेचने का है, लेकिन मैंने किसी शेयर में इन्वेस्ट किया है और वो शेयर से मेरे को 5 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, तो वो 5 लाख मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, वो मेरा कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा बिजनेस नहीं है, इट इज नॉट माई नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। उसी तरह से आप अपने बिजनेस में कोई एसेट बेचते हो या कुछ भी ऐसा करते हो जो आपका नॉर्मल रूटीन बिजनेस नहीं है, और वो करने से आपको प्रॉफिट होता है, ऐसे प्रॉफिट को हम लोग कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट कहते हैं। एंड सच कैपिटल प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ये कैपिटल रिजर्व के बहुत सारे बाद में फायदे होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सच रिजर्व्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। हाँ, ये याद रखना, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कैपिटल रिजर्व हम लोग यूज नहीं कर सकते। उसके पीछे एक रीजन आपको बताता हूं मैं, जो कि थोड़ा टेक्निकल है। सी बेसिकली डिविडेंड जो हम देते हैं हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वो हम रेवेन्यू प्रॉफिट में से देते हैं। मतलब जो हम हमारा बिजनेस करते हैं उसका जो प्रॉफिट हमने अर्न किया उसका पार्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। जबकि कैपिटल प्रॉफिट कैसा है, वो हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो एग्जांपल के तौर पे मैंने दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। आपने कोई मशीन बेची, कोई लैंड बेची, आपने 10 लाख की लैंड खरीदी थी, अब वो 1 करोड़ की हो गई, आपने उसको बेच दिया, तो आपको 90 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो आप ये 90 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पर नहीं दे सकते, ना, ये तो धोखा हो जाएगा उनके साथ। आप अगर 90 लाख अपना प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स को दोगे तो उनको क्या लगेगा, अरे वाह कंपनी ने साल 90 लाख का प्रॉफिट कमाया है, अब नेक्स्ट ईयर जब कम, अब हर साल तो कंपनी लैंड बेचेगी नहीं, कंपनी के पास इतनी लैंड तो होगी नहीं कि हर साल बेचे। फिर नेक्स्ट ईयर जब आप डिविडेंड नहीं दोगे तो यही कंपनी नेगेटिव रिटर्न्स देगी, तो आप क्या करोगे, उसके शेयर्स बेच दोगे। मतलब आपकी रिलायबिलिटी उस कंपनी पे से उठ जाएगी। इसीलिए कैपिटल प्रॉफिट में से हम लोग डिविडेंड नहीं देते। फिर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स हमने देखा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में देखा आपने ने, हम लोग ये बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो वो जो प्रॉफिट आता है वो हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। उसी तरह से कंपनी के अंदर जब एसेट्स रिवैल्यू करते हैं बेटा, तो जो प्रॉफिट हम अर्न करते हैं उसको कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है, एंड इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलने से पहले कंपनी ने मान लो अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी शुरू कर दी, और उससे जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को ये लोग कैपिटल प्रॉफिट मानते हैं, और वो सही भी है क्योंकि अभी तक आपका बिजनेस शुरू नहीं हुआ।
फिर प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये तुमको मैं इस चैप्टर में सिखाने वाला हूँ कि ये प्रीमियम ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर क्या होता है। थोड़ी आपको हिंट दे दूं, प्रीमियम का मतलब ये होता है कि मान लो आपका शेयर 10 रुपए का है, उसको आप 20 रुपए में बेच रहे हो, तो जो एक्स्ट्रा 10 रुपए आपको मिले, दैट एक्स्ट्रा 10 रुपीज इज कॉल्ड शेयर प्रीमियम, या इसको अभी नाम चेंज हो गया, इसे हम कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम। एंड दिस सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ कैपिटल प्रॉफिट। इसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में वैसे भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, फोरफिटेड शेयर्स भी इस चैप्टर में आएगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। इन शॉर्ट, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से प्रॉफिट ना हो उसे हम कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं, और उससे जो रिजर्व क्रिएट होता है उसे हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। So reserve capital is the uncalled amount and capital reserve is the reserve created out of capital profits, ठीक है। अब ये इक्विटी शेयर्स इश्यू कैसे करते हैं पब्लिक को, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। There are certain steps for the issue of equity share to the public। बेटा अगर आप ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको थियरी, अगर आपको इसका हर एक पॉइंट थोड़ा थोड़ा भी आपको मालूम पड़ जाएगा ना, तो आपके लिए एमसीक्यू और वन सेंटेंस का आंसर देना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। और मैंने इसके ऊपर एक पूरी बुक भी लिखी है, दैट इज ओनली फॉर थियरी ऑफ अकाउंटेंसी एंड स्टैटिस्टिक्स, बराबर। उसके अंदर ये सब कुछ है, एवरीथिंग इज इन डिटेल, हर एक चैप्टर की थियरी डिटेल में दी है, वन सेंटेंस, एमसीक्यूज, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। और वो बुक अप्रूव्ड है बाय एमएचआरडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बराबर। उसका आईएसबीएन नंबर भी है, सो इट इज टोटली अप्रूव्ड बुक। थियरी आपको उसमें से अच्छे से पढ़नी हो तो यू कैन tell me, I will give you that book. For more details you can write in the comment section below, I will contact you. All right, so what are the steps for the issue of equity share to the public? So the following are the steps which are to be followed for the issue of equity shares to the public। कुछ steps हैं जो हमें follow करने हैं। सबसे पहला है परमिशन। बिना परमिशन के आप कोई भी इक्विटी शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते। किससे परमिशन लेनी है? परमिशन लेनी पड़ती है सेबी से, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बाय वेरिफिकेशन ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट, जिसको हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं, एंड एज पर द गाइडलाइंस एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेबी। बिना सेबी के परमिशन के आप इक्विटी शेयर इश्यू नहीं कर सकते। क्वेश्चन, हु गिव्स परमिशन फॉर द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स? The answer is Security Exchange Board of India. So देखो बेटा, ऐसे थियरी से आप एमसीक्यूज वन सेंटेंस का आंसर आप दे सकते हो। फिर डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल टू बी सेंड टू सेबी। अब क्या करना है, आपको प्रपोजल भेजना है सेबी को कि हम इक्विटी शेयर जो है वो मार्केट में लाना चाहते हैं, हमारा आईपीओ लाना चाहते हैं। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसे हम आईपीओ कहते हैं। So the offer letter is sent to SEBI, which must disclose the number of shares to be issued and the type of shares and the issue price। ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। कितने शेयर्स आपको इश्यू करने हैं, इक्विटी है कि प्रेफरेंस है, और उसकी इश्यू प्राइस क्या है, ठीक है। इश्यू प्राइस मतलब जितने में आपको बेचना है। Then offer to the public। अब आपको अप्रूवल मिल गया सेबी का यहाँ पे। So after getting approval from SEBI, बेटा आपको सेबी के अप्रूवल मिलने के बाद the company offers its shares to the public by the issue of prospectus, and company informs it through advertisement in newspaper, TV, etc। ठीक है, कंपनी प्रोस्पेक्टस के जरिए लोगों को इनवाइट करती है कि आप आइए और हमारी कंपनी में आके इन्वेस्ट कीजिए। अब ये प्रोस्पेक्टस बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी के लिए। तो which details are to be shown in prospectus? So prospectus includes name, address of the registered office of the company, registered office मतलब कंपनी का जहाँ पे मेन हेड ऑफिस है वो, name and address of the board of directors, the objectives of the company के कंपनी क्यों सेटअप की गई है, हम आपके शेयर्स क्यों खरीदे, रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस, कौन से शेयर्स हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल्स एक्सेट्रा। देखो भाई, अगर मुझे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो तो जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि आपकी कंपनी बिजनेस क्या करती है, आपकी कंपनी मुझसे पैसा क्यों मांग रही है, आपकी कंपनी शेयर्स क्यों इश्यू कर रही है, आपकी कंपनी में रिस्क कितना है, मैं इन्वेस्ट करूंगा नहीं करूंगा बेटा।
जब तक मेरे पास उस कंपनी की A to Z डिटेल नहीं होगी तब तक आई विल नॉट इन्वेस्ट। और ये सारी डिटेल्स कहाँ होती है? कंपनी के प्रोस्पेक्टस में होती है। ठीक है, उसके बाद फॉर शेयर एप्लीकेशन, अब आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया। सो आफ्टर रीडिंग प्रोस्पेक्टस द पब्लिक अप्लाइज फॉर शेयर इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। एक फॉर्म होता है जो आपको भर के देना होता है। Now the following are the provisions for the amount to be called up on application। ठीक है, कंपनी जो है मतलब मान लो अगर मान लो 100 रुपए का शेयर है तो कंपनी उसको टुकड़ों में मंगाए, एक साथ मंगाए, वो कंपनी के ऊपर है। लेकिन जब शेयर्स परचेस करते वक्त जो अमाउंट हम मंगवाते हैं उसे कहते हैं एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी का मतलब ये होता है कि बेटा मैं जब किसी कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो जो अमाउंट मैं दे रहा हूं दैट अमाउंट इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। अब वो एप्लीकेशन मनी कितनी मंगवानी है उसका सेक्शन 39 में of Companies Act 2013, application money on shares must be 5% of the face value of the shares। एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए? 5%। लो एक और एमसीक्यू बन गया कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एप्लीकेशन मनी अ कंपनी हैज टू कॉल्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स। सो 5%। मतलब मान लो आपकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है तो 10 रुपीज का 5% निकालो तो यू विल गेट 0.5 रुपीज पर शेयर। पर शेयर तो अपने को मिनिमम 0.5 रुपए मंगवाने पड़ते हैं, पड़ेंगे ही कंपल्सरी। एंड एज पर द प्रेजेंट रूल ऑफ सेबी the amount to be paid with application of shares by the applicant should not be less than 25% of the issued price of the shares। ठीक है, और अब जो नया लेटेस्ट रूल आया है वो 25% ऑफ द इश्यू प्राइस, जो भी आपकी इश्यू प्राइस है, मान लो इश्यू प्राइस कैन बी मोर देन द फेस वैल्यू, लेस देन द फेस वैल्यू, वट एवर इट इज। मतलब मान लो कि 10 रुपए का शेयर है, आप 20 रुपए में बेच रहे हो, ठीक है, तो 10 रुपए आपका प्रीमियम हुआ, मतलब एक्स्ट्रा पैसा मंगवा रहे हो। इसका 25%, तो 20% कितना हुआ इसका? 20 का आप 25% निकालोगे तो यू विल गेट 5 रुपीज। मतलब कम से कम 5 रुपए आपको मंगवाना है अदर देन फेस वैल्यू जो आप पैसा मंगवा रहे हैं वो, एज पर द रूल ऑफ सेबी। उसके बाद व्हेन द शेयर्स आर अलॉटेड, जब कंपनी शेयर में हम अप्लाई करते हैं, कंपनी के शेयर्स के लिए हम अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन के बाद आता है उन शेयर्स का अलॉटमेंट। मतलब अब वो कंपनी शेयर्स हमें क्या करेगी? अलॉट करेगी। अलॉट करना मतलब देना। कंपनी मुझे शेयर देगी, मतलब मैं किसी कंपनी मान लो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने उनको एप्लीकेशन मनी दे दिया, फेस वैल्यू का 5% और इश्यू प्राइस का 25% मैंने दे दिया। अब कंपनी मेरे को शेयर अलॉट करेगी। So after receiving the application of shares, the company allots the shares to the general public by sending the letter of allotment। LOA कहते हैं इसको। LOA में क्या होता है कि आपको एक ये डॉक्यूमेंट होता है, इसमें ये कहा जाता है कि आपको, आपने इतने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इतने रुपए आपने भरे हैं, हम आपको इतने इतने शेयर्स अलॉट करते हैं। ठीक है, और फिर बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है, मतलब 95% ऑफ द फेस वैल्यू एंड 75% ऑफ द इश्यू प्राइस, द बैलेंस अमाउंट इज कॉल्ड बाय द इंस्टॉलमेंट, जिसे हम अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी भी कहते हैं। So if the company has not called up the full amount with application, it will call the amount in installment। जैसे मैंने बताया, with allotment, first call, final call, first call भी होता है, second call भी होता है, third call, जितने कॉल आप मंगाना चाहो, जो लास्ट कॉल है उसको फाइनल कॉल कहते हैं। मतलब मान लो आपने 2 कॉल मंगवाए तो फर्स्ट सेकंड नहीं बोलने का, फर्स्ट एंड फाइनल। 3 कॉल मंगाए तो फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल, उसको थर्ड नहीं बोलने का होता है। And it must be in accordance with the AOA, that is Articles of Association। ये सब कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस टेबल F में होते हैं ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये सब याद रखना। इट मे बी आस्क्ड in the form of one sentence। ठीक है, other important points हैं, but these other important points are not included in our syllabus। So अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा नहीं। जब हम सम शुरू करेंगे in the next session, I will start with the sums, I will start with the journal entries कि किस तरह से कंपनी जो है इन एंट्रीज को लिखती है और कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। So ये other points, when I will finish this particular chapter, at that time I will discuss with you this other important points। So I hope the 3 sessions which I have taken till now, you are clear with the concept of share capital, what is share capital,
how share capitals are issued, what are the types of share capital. हमने उसका एक illustration number 2 भी देखा आपके सामने. I have taken that particular sum to make you understand what is authorized, what is issued, what is subscribed, what is called up, uncalled up. Still, if you have any doubt, any query, you can write in the comment section below. Okay, so thank you everybody. Thank you for giving enormous response for all of the sessions. Thank you. Stay tuned for more sessions. Thank you very much. Goodbye. Take care.